विक्रम वर्मा ने अपनी जीभ चटकाए। रेयांश मेहता ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन सब का पूर्वानुमान लगा लिया था। आज जो कुछ भी हुआ वह सब उसके नियंत्रण में था। वह गोल्डन ड्रैगन एंटरटेनमेंट सिटी पर इसलिए गया था ताकि बिना कोई परेशानी पैदा किए पैसा जीत सके। यह उस क्रोध को भड़काने के लिए था जो लंबे समय से रजिया परिवार के दिल में मौजूद था, ताकि मोहन रजिया उसे मारने के लिए लोगों को भेजे। और समुद्र के किनारे एक समुद्री भोजन की दुकान पर खाना और पीना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ था तथा यहाँ सामान्य लोग कम थे, इसलिए जब दोनों पक्ष लड़ते तो निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता था। फिर वह रजिया परिवार द्वारा लाए गए लोगों को हरा देगा और समय रजिया द्वारा बोले गए सत्य को दर्ज करेगा। इस वीडियो के साथ रेयांश मेहता एक अजेय नैतिक ऊंचाई पर खड़ा होगा तथा रजिया परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। दूसरे शब्दों में, रेयांश मेहता का रंगपुर में आने का उद्देश्य 2 अरब के लिए नहीं था, बल्कि पूरे रजिया परिवार को उखाड़ फेंकना था। समय रजिया के वीडियो के साथ सिक्स आर्ट्स क्लब के अन्य मनोरंजन शहर के मालिक भी रेयांश मेहता को परेशानी में नहीं डालेंगे। वीडियो देखने के बाद गैम्बलिंग किंग फैमिली निश्चित रूप से रजिया परिवार को छोड़ देगा और उनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। इसका उद्देश्य रजिया परिवार को रंगपुर के शक्ति चक्र से अलग करना था। आखिरकार रजिया परिवार ने पहले ही सभी कैसीनो मालिकों की अंतिम पंक्ति को छू लिया था। वे जीतने वाले जुआरियों पर जानलेवा हाथ डालते थे। यदि यह वीडियो बाहरी दुनिया में फैल गया तो रंगपुर की वार्षिक पर्यटक संख्या में भारी कमी आ जाएगी और इसकी जीडीपी को वाटरलू जैसा बड़ा झटका लगेगा। ये पूछना जरूरी है कि अब भी कौन ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां अगर आप पैसे जीतते हैं तो वे आपको मारने के लिए लोगों को भेज देंगे। ये सभी मनोरंजन शहर मालिकों के हितों से संबंधित था। यदि वीडियो जारी कर दिया गया तो वे तो ये भी चाहेंगे कि रजिया परिवार जल्दी से मर जाए। इस तरह वे रजिया परिवार द्वारा छोड़े गए व्यवसाय को भी हड़प सकते थे। विक्रम वर्मा बहुत होशियार था और उसने तुरंत मुख्य बात समझ ली। वह रेयांश मेहता के कदम की बार बार प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत शक्तिशाली, हालांकि वह अपने दिल में यह भी समझता था कि हर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। पूर्व शर्त यह थी कि रजिया परिवार से निपटने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए, पीछा करने वाले गिरोह के सदस्यों को आसानी से हराना। यदि पीछा करने का मामला भी हल नहीं हो सका तो आगे के मामलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सबसे आश्चर्यजनक और सराहनीय पहलू था। समय रजिया को अभी भी इन सब बातों का निहितार्थ पता नहीं था और चूंकि उसकी बात निश्चित नहीं थी, इसलिए पूछे जाने पर उसने सब कुछ बता दिया। जब रेयांश मेहता को रजिया परिवार के बारे में पता चला तो उसने समय रजिया की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त किया तथा उसे तुरुप का पत्ता मानकर बांध दिया। फिर उसने सभी को कार में वापस जाने के लिए तैयार कर दिया। प्लैनेट स्क्वाड के बड़े और छोटे भाई भी वापस आ गए और अर्थहाउंड चुपचाप कार में बैठ गया। इसके बाद लोगों का यह समूह शानदार तरीके से सीफूड स्टॉल से चला गया तथा पीछे केवल गंदगी छोड़ गया। यह एक्सप्रेसवे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में बदल गया था। होटल वापसी के दौरान रेयांश मेहता ने विक्रम वर्मा से एक मदद मांगी। विक्रम वर्मा रंगपुर से अधिक परिचित था और अपने पक्ष के घायल सदस्यों को एक भूमिगत क्लिनिक में ले गया जहां कोई भी इलाज के लिए नहीं पहुंच सकता था। उन्हें सीधे अस्पताल ले जाने से 10 एक्सिक्यूशनर्स आसानी से उन्हें ढूंढकर खत्म कर सकता था। इसके लिए उन्हें अपेक्षाकृत छिपी हुई जगह ढूंढनी पड़ती। विक्रम वर्मा रेयांश मेहता के भरोसे के लिए बहुत आभारी था। उसने इस काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया, चुपचाप बाहरी लोगों के इस समूह के लिए रसद कर्मियों की भूमिका निभाते हुए। विक्रम वर्मा को रेयांश मेहता के बारे में अच्छी धारणा थी। उनका मानना था कि लोगों का ये समूह आसानी से नहीं मरेगा, इसलिए उन्हें पहले से ही अच्छे संबंध बनाने चाहिए। व्यवस्था करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए होटल लौट आए, बिना इस चिंता के कि उन पर कोई मुसीबत आ सकती है। अराउंड द सिटी एक्सप्रेसवे पर हुई खूनी लड़ाई ने 10 एक्सिक्यूशनर्स को खुद से भी ज्यादा चिंतित कर दिया कि ऑफिशियल जांच के लिए लोगों को भेजेगा, लेकिन उनके पास स्वाभाविक रूप से ऑफिशियल की समस्याओं को हल करने के तरीके थे। 10 एक्सिक्यूशनर्स का नेता विकास शाह एक्सप्रेसवे पर पहुंचा, जो लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र था, और उसने सड़क पर लटके हुए कटे हुए अंगों को घबराहट के साथ देखा। इस बार 10 एक्सिक्यूशनर्स को बहुत भारी क्षति हुई। सैकड़ों युवा और मजबूत कर्मियों ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी, जबकि दुश्मन लगभग सुरक्षित था। ये सुनकर वह बहुत घबरा गया। मोहन रजिया ने किस राक्षस को उकसाया था? क्या रेयांश मेहता नाम का वह व्यक्ति वास्तव में एक युवा था? उसके तरीके इतने निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकते थे और उसे सुपरमैन जैसे इतने सारे स्वामी कहां से मिले? उसके पास रेयांश मेहता से हिसाब किताब करने के लिए लोगों को भेजने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने पहले इन निकायों से निपटने और लोगों से खबर को दबाने की योजना बनाई। यह मामला मोहन रजिया और उसके द्वारा शुरू किया गया था और दूसरे पक्ष ने केवल निष्क्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर रंगपुर ऑफिशियल को परेशानी पैदा करनी होती तो वे निश्चित रूप से पहले उसके पास आते। इतने वर्षों तक रंगपुर में रहने के बाद भी उनमें इतनी समझ थी। उन्होंने कई फोन कॉल किए और मामला अस्थायी रूप से दबा दिया गया, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से पुराना खून उगलना पड़ा, जिससे उन्हें कई नुकसान हुए। उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब वे इस सड़क के निगरानी फुटेज को किसी से इंटरसेप्ट करवाने ही वाले थे। दूसरी ओर के लोगों ने उन्हें बताया कि उस अवधि के निगरानी फुटेज पहले ही गायब हो चुके हैं। संदेह है कि उन्हें हैक कर लिया गया है तथा कंप्यूटर डेटा भ्रष्ट हो गया है। विकास शाह को यह नहीं पता था कि निगरानी वीडियो क्यों गायब हो गया, लेकिन इससे उसे बहुत परेशानी से बचा लिया गया, जिसे देखकर वह खुश था। उन्होंने लोगों को घटनास्थल से निपटने के लिए कहा और ऑफिशियल के साथ बातचीत करने के बाद मोहन रजिया देर से पहुंचे। इस मामले की प्राथमिक जिम्मेदारी आपके रजिया परिवार पर है। मिलते ही विकास शाह ने उदास चेहरे के साथ मोहन रजिया से कहा, हालांकि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी लगभग 100 लोग मारे गए हैं और यह खबर पहले ही फैल चुकी है।
बहुत से लोग हमें मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे हैं। मोहन रजिया ने उसका क्रोध सहन किया और कहा, मेरे रजिया परिवार को भी भारी क्षति हुई है। मेरा बेटा यहाँ नहीं है, मैं उसकी लाश भी नहीं देख सकता। उसे अवश्य ही उन्होंने अपहरण कर लिया होगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा और ड्रैगन हॉल भी मेरी मदद करेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले उनसे निपटा जाए, क्या आप समझते हैं? जब तक रेयांश मेहता और राजपूत परिवार के लोग अभी भी रंगपुर में हैं, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। विकास शाह ने कहा, आप सही कह रहे हैं, इन दोनों को रंगपुर में मरना होगा। जब से मैंने शुरुआत की है, मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मोहन रजिया ने निर्दयता से कहा, उनकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। दोगुनी संख्या में लोग और 1 दर्जन से ज्यादा सबमशीन गन होने के बावजूद हम उनकी जान नहीं ले सकते थे। हम इसमें दूसरों को क्यों नहीं घसीटते? गैम्बलिंग किंग फैमिली और सिक्स आर्ट्स क्लब के अन्य सदस्य ऐसे नदी के उस पार के अजगर को अनिश्चित काल तक रंगपुर में रहने की अनुमति नहीं देंगे। इस घटना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए सभी परिवारों से योगदान देने का आह्वान करें। मोहन रजिया ने प्रस्ताव रखा और विकास शाह ने सोचा कि यह व्यवहार्य है। एक्सप्रेसवे पर हुई लड़ाई ने उन्हें पहले ही रेयांश मेहता की ताकत का एहसास करा दिया था। अगर वे रंगपुर के पावर सर्कल के सभी लोगों को पानी में खींच पाते तो आधी मेहनत में ही दोगुना नतीजा मिलता और ताकत के बदले ताकत का इस्तेमाल होता। दोनों ने जल्दी से षड्यंत्र रचा और दोनों योजना से सहमत हो गए। जब वे चले गए तो सड़क पुनः खुल गई और अब सड़क अवरुद्ध नहीं थी। मोहन रजिया अपने बेटे को बचाने के लिए उत्सुक था और सिक्स आर्ट्स क्लब और गैम्बलिंग किंग फैमिली के सभी रंगपुर दिग्गजों को सूचित करने के लिए पूरी रात जागता रहा। उन्होंने रेयांश मेहता और अन्य लोगों को इस प्रकार तुच्छ समझा जैसे वे डाकू हों और रंगपुर की समृद्धि और स्थिरता को नष्ट कर रहे हों। कई बड़े लोगों को भी एक्सप्रेसवे पर हुई लड़ाई के बारे में पता चला। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कोर सदस्यों को रणनीति बनाने के लिए बुलाया ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे इससे कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले ने गैम्बलिंग किंग फैमिली का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कहा कि वे इसे निपटाने के लिए जल्द ही रजिया परिवार के साथ सहयोग करेंगे। अपनी योजना को सफल होते देख मोहन रजिया ने अंततः राहत की सांस ली, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित था। आखिरकार उसका बेटा अभी भी रेयांश मेहता के हाथों में था और ये लड़का रेयांश मेहता बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि होटल में खुलेआम आने की भी हिम्मत कर रहा था। यह उसके लिए एक स्पष्ट उकसावे की बात थी। साथ ही उन्होंने ड्रैगन हॉल के लोगों से भी संपर्क किया और उन्हें सच्चाई से खबर बताई। ड्रैगन हॉल के डावैन डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी व्यक्ति ने बताया कि विशेषज्ञों को पहले ही भेज दिया गया है। तब तक व्योम राजपूत निश्चित रूप से मर जाएगा और रेयांश मेहता एक सब्जी बन जाएगा। डावैन डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी व्यक्ति के वादे के साथ मोहन रजिया अंततः पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, यह महसूस करते हुए कि लाभ अभी भी उसके पक्ष में था। मुझे आशा है कि समय रजिया थोड़ी देर और टिक सकेगा, मोहन रजिया ने अपने मन में प्रार्थना की। उनके 2 बेटे थे। अगर उनका सबसे बड़ा बेटा मर भी जाता तो भी उनके पास पारिवारिक व्यवसाय की विरासत संभालने के लिए एक दूसरा बेटा तो होता ही। लेकिन अगर वह इस समय घबरा गया और तुरंत रेयांश मेहता को घेरने और दबाने के लिए होटल में चला गया तो उसे एक भयानक पलटवार का सामना करना पड़ सकता है और फिर रजिया परिवार का व्यवसाय नष्ट हो सकता है। ये वह नहीं था जो वह देखना चाहता था, इसलिए भले ही वह अपने सबसे बड़े बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन वह इसे अभी तक सहन कर सकता था। मोहन रजिया ने स्वीकार किया कि उसने गलत अनुमान लगाया था, इसलिए बहुत से लोग अभी भी रेयांश मेहता और अन्य लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते थे। लेकिन वह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि 16वीं सदी के सभी गुटों की संयुक्त सेनाएं एक मामूली अंतर्देशीय जमींदार को बाहर नहीं निकाल सकती। जोड़: कल रात की घटनाओं के बाद रंगपुर के शीर्ष सत्ता वर्ग में उथल पुथल मच गई। जब मैं उठा तो खिड़की के बाहर सुबह का सूरज चमक रहा था। व्योम राजपूत, जिसने कल रात एक भयंकर तूफान का अनुभव किया था, अभी भी सुअर की तरह सो रहा था। यहाँ तक कि रेयांश मेहता को भी उसकी मनस्थिति पर आश्चर्य हुआ। शायद राजपूत परिवार को बर्मा में रहते हुए और भी अधिक खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए लिटिलहू लंबे समय से इसके आदी हो गए थे। समय रजिया को होटल के बाहर एक अस्थायी रूप से किराए पर लिए गए निजी घर में रखा गया था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मोहन रजिया द्वारा अचानक उसे छीनने के लिए लोगों को भेजे जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही रेयांश मेहता ने नहा धोकर खाना खाने के लिए नीचे रेस्तरां में जाने की तैयारी की, सुरक्षाकर्मियों ने उसे बताया कि सुश्री ये उसका इंतजार कर रही हैं। ये श्वेता शर्मा के अलावा और कौन हो सकता है? वह लिफ्ट में चढ़ गया, होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां में गया और देखा कि श्वेता शर्मा चुपचाप कॉफी पी रहा था, जिससे एक सुंदर दृश्य बन गया। रेयांश मेहता थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुबह सुबह कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वेटर, इस महिला के लिए 1 गिलास दूध ले आओ। वह श्वेता शर्मा के सामने बैठ गया, फिर उसके सामने रखी कॉफी उठाई और एक ही बार में पूरी पी गया। श्वेता शर्मा ने रेयांश मेहता की सहज गतिविधियों को शून्य दृष्टि से देखा। तभी अनायास ही उसके गालों पर लाली छा गई। ये वह प्याला था जिससे उसने पिया था। रेयांश मेहता बस इसे लिया और सीधे पी लिया। क्या यह एक तरह का वैकल्पिक चुंबन नहीं है? जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसका दिल थोड़ा उत्साहित हो गया। खांसी, खांसी, कल रात तुमने जो किया वो बहुत ही लापरवाही भरा था, श्वेता शर्मा ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। इतने सारे लोगों को मार डाला, ये खबर पूरे रंगपुर में फैल गई है। अब 6 बोर्ड के सदस्य तुमसे निपटने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 13 के अधिकांश वित्तीय समूहों ने अपनी सेनाएं जुटा ली हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जल्द ही उस होटल को घेरने के लिए जनशक्ति जुटा लेंगे जिसमें आप ठहरे हुए हैं।
रेयांश मेहता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो। मेरा सुझाव है कि तुम जियांग शहर लौट जाओ। जहां तक इस 2 अरब के कर्ज की बात है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो और मैं ये परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें इसे वापस दिलाने में मदद कर सकता हूँ। खुद को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह रेयांश मेहता को लेकर बहुत चिंतित थी। अब जबकि रेयांश मेहता खतरे में था, वह उसकी रक्षा के लिए अपने परिवार की शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रंगपुर के सभी धनी व्यापारियों से मुकाबला करना उसके लिए असंभव था। आखिरकार वह सिर्फ एक क्षणिक शक्ति थी। ये परिवार का गैम्बलिंग किंग फैमिली के साथ बहुत अच्छा संबंध था। गैम्बलिंग किंग फैमिली के कुछ वंशज श्वेता शर्मा के बहुत करीब थे, एक दूसरे को बहन कहते थे और सब कुछ साझा करते थे। श्वेता शर्मा जब रंगपुर में पहुंची तो सबसे पहला काम उसने रेयांश मेहता का इंतजार नहीं किया, बल्कि पहले गैम्बलिंग किंग फैमिली का दौरा किया। आज सुबह जैसे ही उसने सुना कि रेयांश मेहता ने 10 एक्सिक्यूशनर्स को मार दिया है, वह बिना देर किए वहां पहुंची। रेयांश मेहता ने श्वेता शर्मा की सलाह सुनी, शांत और निश्चिंत रहा। वह मुस्कुराया और बोला, चूंकि मैंने ऐसा करने की हिम्मत की है तो स्वाभाविक रूप से मेरी तैयारी होगी। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्वेता शर्मा ने उसकी आंखों में देखा और असहाय होकर कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, अगर कोई खतरा है तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, रेयांश मेहता ने सिर हिलाया। दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। इस प्रक्रिया के दौरान श्वेता शर्मा करण शर्मा के कार्यों से बहुत नाराज था, क्योंकि यह परेशान करने वाला छोटा भाई वास्तव में जुआ खेलने गया था। सख्त, ये परिवार में यह एक प्रमुख वर्जित बात थी। ये परिवार एक धार्मिक पारिवारिक परंपरा वाला एक शताब्दी पुराना प्रमुख परिवार है, जिसका प्रथम कुलपति के समय से ही एक पारिवारिक आदर्श वाक्य था कि कुल का कोई भी वंशज जुआ या नशीली दवाओं को नहीं छुएगा। इसके अलावा करण शर्मा परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक था। यदि कोई उत्तराधिकारी जुआ खेलने में लिप्त हो जाता है और उसे परिवार के मुखिया का पद सफलतापूर्वक मिल जाता है, तो इसका उपयोग किसी गुप्त उद्देश्य वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तब पूरे ये परिवार के लिए यह एक आपदा होगी। इसलिए श्वेता शर्मा करण शर्मा के कार्यों से बेहद असंतुष्ट और क्रोधित था। सौभाग्य से मैं उसके ठीक बाद रंगपुर में पहुंचा, इसलिए मैं अस्थायी रूप से इस मामले को दबा सकता हूं और परिवार को पता चलने से रोक सकता हूं, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। श्वेता शर्मा की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह अपना गुस्सा दबा रही हो। फिर उसने आह भरी और कहा, असल में मैं रंगपुर में आपके साथ घूमने जाना चाहती थी, लेकिन अब जब ये हो गया है तो मैं केवल अपने भाई के पास ही रह सकती हूँ ताकि वह बहुत दूर न चला जाए। रेयांश मेहता ने कहा, कोई बात नहीं, भविष्य में अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि करण शर्मा को भटकने से रोका जाए। जब मैं पहली बार रंगपुर में आया था तो मेरी रजिया परिवार और 10 एक्सिक्यूशनर्स से टक्कर हो गई थी और दुर्घटनावश चोट लगना लाजमी है। उसे कहो कि रजिया परिवार के ज्यादा पास न जाए, वरना अगर मैंने गलती से उसे मार दिया तो मुझे तुम्हारे प्रति बुरा लगेगा। श्वेता शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, अगर वह मर गया तो मर गया। मैं उससे लगभग पूरी तरह निराश हूं। रेयांश मेहता जानता था कि वह उस समय केवल गुस्से में बोल रही थी, इसलिए उसने इस पर आगे कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। श्वेता शर्मा फिर करण शर्मा को खोजने के लिए होटल से निकल गया। इस समय व्योम राजपूत, विक्रम वर्मा और अन्य लोग भी जाग गए थे। प्लैनेट स्क्वाड को चारों ओर फैला दिया गया था तथा किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखी जा रही थी। होटल का पूरा इंटीरियर राजपूत परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। सभी ने नाश्ता किया और योजना के अगले चरण पर चर्चा की। रेयांश मेहता ने कहा, छोटे हूँ, अपने आदमियों को रजिया परिवार के पास ले जाओ और मोहन रजिया के दूसरे बेटे का भी अपहरण कर लो। व्योम राजपूत ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए ऐसे कार्य के लिए कोई बोझ नहीं दिखाते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि रजिया परिवार कहाँ है। उसके पास रंगपुर में बहुत सारे घर हैं और वह अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता है। जब हम रंगपुर पहुंचे तो वह कल रात ही छिप गया होगा। मोहन रजिया पर कोई खुफिया जानकारी नहीं। रेयांश मेहता मुस्कुराया और विक्रम वर्मा की ओर देखा, जो पास में रोटी कुतर रहा था। इस विकास वर्मा का मूल उद्देश्य ऐसा कार्य करना था जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तथा वह उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। लेकिन रेयांश मेहता की निगाह में आकर अंततः उसने हार मान ली। उन्होंने फोन किया और कुछ ही मिनटों में उन्होंने मोहन रजिया के दूसरे बेटे के ठिकाने की पुष्टि कर दी। अध्यक्ष जो, मुझे आशा है कि आप रजिया परिवार को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। विक्रम वर्मा गहराई से जानता था कि वह और भी गहरे जा रहा था। यदि रेयांश मेहता हार जाता तो रजिया परिवार निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देता। चिंता मत करो, रेयांश मेहता ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, जल्द ही हम एक परिवार बन जाएंगे। इस तरह बात करने से हम अजनबी जैसे लगेंगे। विक्रम वर्मा उसके अनकहे अर्थ को समझ गया। चेयरमैन जो को पहले से ही यकीन था कि वह उसका अधीनस्थ बनेगा। हालांकि वह अंदर ही अंदर बहुत उलझन में था, फिर भी उसने लालच में आने की हिम्मत नहीं की। स्थान प्राप्त होने पर व्योम राजपूत ने तुरंत प्लैनेट स्क्वाड सदस्यों को लिया और वहां चले गए और रेयांश मेहता की सुरक्षा के लिए केवल आशीष वर्मा को छोड़ दिया। प्लैनेट स्क्वाड के सभी सदस्य विशेषज्ञ थे। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी का अपहरण करना निश्चित रूप से पर्याप्त था। व्योम राजपूत के चले जाने के बाद रेयांश मेहता ने विक्रम वर्मा और कुछ गुंडों को साथ लिया और होटल से निकल गया। अध्यक्ष जो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? विक्रम वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। रेयांश मेहता मुस्कुराया और बोला, अपने सहकर्मी को लेने। भविष्य में तुम्हें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं जिन्हें उसे सुलझाना होगा।
विक्रम वर्मा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अध्यक्ष जो, मैं अभी आपका अधीनस्थ नहीं हूँ। आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं आपके समूह में शामिल हो जाऊंगा? जल्द या बाद में आप होंगे। रेयांश मेहता ने अपने अंदरूनी विचारों को प्रकट नहीं किया। एक बार 10 एक्सिक्यूशनर्स समाप्त हो जाए तो क्या तुम मेरी नहीं हो जाओगी? विक्रम वर्मा खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह इस बॉस को नहीं समझ पा रहा था, जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसकी एक अंतिम सीमा थी और जब तक वह सीमा पार नहीं होती, वह जल्दबाजी में अपनी निष्ठा नहीं बदलता और धोखा देने वाला नहीं बनता। अंडरवर्ल्ड में यह एक बड़ी वर्जना थी। वह ये भी जानता था कि यदि उसने किसी अन्य की भर्ती को सहजता से स्वीकार कर लिया और अपने पूर्व नियोक्ता को छोड़ दिया तो उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और नए बॉस के साथ भी उसकी कोई कद्र नहीं होगी, क्योंकि नए बॉस को भी यह चिंता रहेगी कि वह फिर से विश्वासघात करेगा। थोड़ी ही देर के बाद रेयांश मेहता का काफिला रंगपुर में एक पुरानी आवासीय इमारत के बाहर रुका। यह एक पुरानी गली थी जहां कई इमारतों के बाहरी हिस्से काई से ढके हुए थे। गली में एक आम चहल पहल भरा माहौल था जो 1970 और 80 के दशक के रंगपुर की याद दिलाता था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, रेयांश मेहता ने पास की एक नाई की दुकान से एक बहुत ही पुरानी यादों से भरा कैंटोनीज गाना सुना। कल हमेशा हजारों गीत होंगे मेरे रास्ते पर दूर तक तैरते हुए। जैसे ही वह कार से उतरा, सड़क किनारे रोटी खा रहा एक हट्टा-कट्टा आदमी दौड़ता हुआ आया। ये व्यक्ति व्योम राजपूत द्वारा पुरानी गली की रखवाली के लिए नियुक्त एक स्काउट था। स्काउट ने आदरपूर्वक कहा, अध्यक्ष जो, वह व्यक्ति भोजन खरीदने के अलावा इस सड़क से बाहर नहीं गया है। मुझे उसके घर ले चलो, रेयांश मेहता ने कहा।